दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं स्टडी एट होम परिवार में। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एक नया पेपर आपके सामने यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने के लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों बहुत शानदार पेपर आपके सामने यहाँ पर आज मैं रखने वाला हूँ। और दोस्तों जो आप कह रहे हैं कि गुरुजी पेपर कैसा आएगा, तो भैया आज इस पेपर में देख लेना कैसा आएगा। राज सर ने जो पेपर बनाया है वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और दोस्तों आप सभी को पता है जो ड्राइवर का एग्जाम है ये एसएससी ले रही है और ये पहली बार ले रही है। और भारत के इतिहास में एसएससी किसी भी ड्राइवर एग्जाम को कंडक्ट पहली बार करवा रही है। मतलब कि इतना बड़ा बोर्ड जो सेंट्रल लेवल का जो बोर्ड है और वो ड्राइवर एग्जाम की यहाँ पे एग्जाम करवा रहा है। मतलब क्या हुआ, कुछ अलग अब की बार होने वाला है। फिर भी डरना नहीं है। 50% आएंगे, 50 में से 35 ड्राइविंग पार्ट के, 15 आपके मैकेनिकल पार्ट के मैक्सिमम आ सकते हैं। इनमें से 3% आप और भी हटा सकते हैं जो कि सीएनजी है, पोल्यूशन है, वहां से आने की संभावना है। तो आपको मैकेनिकल ज्यादा नहीं सीखना दोस्तों, मैं बता देता हूं, आपको ड्राइवर वाला पार्ट है इसको ज्यादा यहां पे पढ़ना है। दोस्तों यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों आपका स्वागत है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टडी एट होम परिवार को इसको आप डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों इस पर आपको ऑनलाइन कोर्स मिलता है, ऑनलाइन कोर्स मिलता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा इस कोर्स में 90 क्लास आपको यहां पर मिलती है। 90 यानी कि 90 क्लास, हर क्लास लगभग आधा घंटे की है। मतलब कि पूरा कोर्स है वो लगभग 45 घंटे का है। डबल की स्पीड से देखेंगे तो भी आप मात्र से लगभग 25 घंटे में पूरा पढ़ पाएंगे। तो आपके पास में अभी भी मौका है अपने सपने को साकार करने का, अपने ड्राइवर बनने का जो सपना है वो राज सर के साथ में मिलकर अच्छे नंबर लाके। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, सबसे जरूरी क्यों बता रहा हूं मैं, आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है, आपका जो सिलेक्शन होगा साथियों, ये सिलेक्शन इसी के आधार पर होगा। यानी कि जो आपका फाइनल मेरिट रहेगी इसी रिटन एग्जाम के बेस पर रहेगी। तो इसमें जो आपके अंक आएंगे यही आपके मायने रखता है। बाद में आप चाहे गाड़ी कितनी भी अच्छा चलाना, वहां पे आपको अंक नहीं मिलने वाले हैं। मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन देखकर जाएगा तो ये रिटन एग्जाम लेके जाएगा। तो यहां पर दोस्तों माना कि प्रेजेंट टाइम में आपके 50 जो ड्राइवर के पार्ट है पर्सन है, ये 50 नंबर जो ड्राइवर वाले हैं, ये दोस्तों आपका सिलेक्शन का इक्का आप साबित होने वाला है। यानी तुर्क का इक्का यही है। यानी कि आपको इसमें मैक्सिमम नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम मैं मान सकता हूं कि यहां पे 40 से 45 नंबर अगर आप नहीं प्राप्त करते हैं फिर आपके लिए समस्या बन सकती है। और दोस्तों प्रेजेंट में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप हमसे जुड़कर दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। और दोस्तों जीवन में मौका बार बार नहीं मिलेगा। और राज सर भी आपको इस भर्ती के लिए दोबारा नहीं कहेंगे, क्योंकि अब अगली बार जब भी भर्ती आएगी तब पता नहीं हम किस स्थिति में होंगे, आप कहां होंगे, मैं कहां रहूंगा, उसका कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि काफी लंबे समय के बाद में भर्ती आई है और आगे भर्ती कब आएगी कुछ भी पता नहीं है। तो आपके जीवन का जो मतलब कि मेन टारगेट है, मैं आपके जीवन के बारे में बता रहा हूं। आपका जीवन कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा, ये दोस्तों अब तय करेगा आपकी ये भर्ती का एग्जाम। और दोस्तों अगर इस एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जीवन है वो उज्जवल हो जाएगा और आपका सपना पूरा हो जाएगा। इसे पूरा करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। छोटा सा बहाना है 333 रुपए का। इनके माध्यम से आप हमसे जुड़कर जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा कंटेंट है, हमारे पास में जो मतलब कि ऑनलाइन कोर्स है जो हम पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई के माध्यम से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पेपर की खोपड़ी में छेद नहीं, खोपड़ी को फोड़ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। काफी अच्छे लेवल के पर्सन यहां पे है, आप पर्सन देखोगे तभी आपको पता चलेगा। दोस्तों आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं, इसमें आपको कोर्स की क्लासें मिलती है, उनकी पीडीएफ मिलती है। और जो स्टडी एट होम की जो दोस्तों बुक है वो बुक्स आपको यहां पर मिलती है। बुक्स की संख्या कितनी है, 6 बुक पीडीएफ आपको यहां पे प्रोवाइड हमें करवाते हैं। 40 पीडीएफ हम ओल्ड ड्राइवर पेपर जो हैं उनकी प्रोवाइड करवाते हैं। ये पेपर आप अलग से भी ले सकते हैं लेकिन कोर्स वालों को फ्री है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, फुल टेस्ट जो सीरीज है वो दोस्तों फ्री मिलती है। आप इसे भी ज्वाइन है साथियों कर सकते हैं। तो यहां पर शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के समझना है, समझ के कमेंट सेक्शन में जवाब छापना है, फिर राज सर की बात को ध्यान से समझना है कि इसका जवाब सही क्या होगा। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों में से किन स्थानों पर गाड़ी को पार्क करना मना है। पार्क यानी गाड़ी को रोकना मना कहां पे होता है, फुटपाथ पर, वन वे पर, दो तरफा सड़क पर, पार्किंग स्थल पर। पूछा क्या है, किन स्थानों पर गाड़ी को पार्क करना मना है, यानी पार्क गाड़ी आपको पार्क नहीं करना, कहां पे,
फुटपाथ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि पार्किंग स्थल पर कर सकते हैं, दो तरफा सड़क है वहां भी कर सकते हैं, वन वे होता है यहां पर भी कर सकते हैं आप, यानी कि जो वन वे होता है यानी कि गाड़ियां यहां पे यहां जा रही है ऐसे, तो आप साइड में कर सकते हैं, साइड में गाड़ी को पार्क भी कर सकते हैं, खड़ी भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा फुटपाथ, यानी कि पेडेस्ट्रियन, यानी कि जो आपका पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने के लिए जो पथ होता है वहां पे आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, नेशनल परमिट जारी करने के मामले में एक वाहन के कितने पुराने होने तक उसको नेशनल परमिट जारी किया जा सकता है। बात आई है मल्टी एक्सल वाहनों को छोड़कर, बात आई है नेशनल परमिट की, तो साथियों आपको ध्यान से देखना है, नेशनल परमिट की बात आ जाए और यहां पे मल्टी एक्सल की बात नहीं हो रही है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो मल्टी एक्सल वाहन होते हैं इन वाहनों के लिए 15 साल होने तक है, 15 साल क्या 15 साल पुराना वाहन होने तक है, वाहन की आयु के बारे में बात हो रही है, इनके लिए तो 15 होती है, लेकिन मल्टी एक्सल को छोड़कर बात आ जाए तो 12 वर्ष के लिए आपका राष्ट्रीय परमिट जारी किया जाता है। कितने राज्यों के लिए जारी किया जाता है इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम की बात आती है तो यहां पर 4 राज्यों के लिए यहां पर इसको जारी है साथियों किया जाता है, 4 राज्य। इन 4 राज्यों में दोस्तों गृह राज्य जो होता है वो शामिल होता है, इस बात को भी आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। यानी कि जो नेशनल परमिट है वो अगर आपको जारी करवाना है तो आपको क्या करना है, कम से कम 4 राज्यों के लिए आवेदन करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है साथियों। लेकिन दोस्तों यहां पर बात आ जाती है पर्यटक परमिट की, पर्यटक परमिट की बात आ जाती है तो साथियों यहां पर कम से कम 3 राज्यों के लिए आपको आवेदन करना होता है। अब आप कहोगे सर ये नेशनल परमिट काम क्या आता है, यानी एक राज्य से दूसरा राज्य, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, आप 2-3 राज्यों 4 राज्यों में गाड़ी परिवहन करते हैं, माल का परिवहन करते हैं, तो आपको यहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 3, रात के समय जब सड़क के किनारे अपने वाहन को खड़ा किया जाता है तो क्या नहीं करना चाहिए। रात के समय तुरंत इस प्रश्न को पढ़ें और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब है छापने का आपको साथियों यहां पे प्रयास करना है। एकदम कोई क्वालिटी में वॉइस में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहां रात के समय सड़क के किनारे वाहन को खड़ा किया जाता तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए साथियों, क्या नहीं करना है। चाबी निकाल लेनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, चाबी तो निकाल सकते हैं। सड़क के नीचे वाहन को पार्क करना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है, सड़क के नीचे करो। पार्किंग लाइट बंद कर देनी चाहिए। साथियों रात के समय की बात आई है, पार्किंग लाइट को बंद करने की बात आई है, मतलब गलत हो जाएगा। क्या नहीं करना चाहिए, आपको पार्किंग लाइट बंद नहीं करनी है। अगला प्रश्न, 50 सीसी से अधिक 50 सीसी से अधिक के वाहनों के लाइसेंस आवेदन के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। 50 सीसी से अधिक के वाहनों, 50 सीसी प्लस बात आ गई है, तो यहां पर आपको लाइसेंस आवेदन के लिए 18 साल की उम्र आपकी हो सकती है। बात करता हूं 50 सीसी से कम की बात आ जाए या बिना गियर की बात आ जाए तो यहां पर आप लाइसेंस है बिना गियर, इस स्थिति में आपकी उम्र है वो 16 साल हो सकती है विथ सहमति, किसकी, माता पिता की सहमति इसमें आपकी आवश्यक होती है। इसके अलावा मोटर कार शब्द जहां दिख जाए, मोटर कार चाहे वो कितना भी आपके सीसी का हो, मोटर कार के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। परिवहन वाहन आ जाए तो परिवहन वाहन के लिए आपकी जो उम्र है साथियों 20 साल यहां पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जाएगा। शानदार प्रश्न में यहां पे आपके लिए लेकर आया हूं, तो बने रहना आपको इसमें थोड़ा सा इस क्लास के अंदर। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, आपको शायद कम दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 आपके सामने आ चुका है। जिस सड़क पर पैदल चलने के लिए जगह नहीं है या फुटपाथ भी नहीं है तो सड़क के खालिस्तान और चलना चाहिए। यानी क्या नहीं है, पैदल चलने के लिए जगह नहीं है या फुटपाथ नहीं है। साथियों मैंने कई बार बता दिया है, फिर भी आप तो गलत तो करेंगे ही। ये दोस्तों ड्राइवर इतिहास में मैंने 4 एग्जाम में यह प्रश्न देख लिया है जिसमें यह पूछा गया है कि कोई सड़क है जिसके फुटपाथ नहीं है, जिस पर फुटपाथ नहीं बना हुआ है, तो पैदल यात्री को कहां पर चलना चाहिए। तो इसका सही जवाब होता है साथियों राइट साइड में, उल्टी साइड में चलना है। फुटपाथ नहीं है तो उल्टा चलना है आपको, उल्टा यानी कि राइट साइड में चलना है। कितनी बार मैं बताऊं आप समझते नहीं है, हर बार गलत करते हैं। मैंने टेस्ट में इसको कम से कम 6 से 7 बार प्रश्न को दे दिया, लेकिन हर बार जो है जो आपके जो मतलब स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। मैं हर बार बताता हूं, आपको याद रखना है
फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ भी नहीं है तो सड़क के यहां पे दाईं ओर चलना पड़ेगा। कहां पे? उल्टी साइड में। माना कि मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, ये आपकी सड़क है, ये बीच वाली सड़क है, यहां से वाहन इधर जा रहे हैं और यहां से वाहन इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है, आप यहां पे हैं, अब फुटपाथ नहीं है तो आप नीचे थोड़ी चलेंगे, नीचे कोई जगह हो सकता है बिल्डिंग हो, यहां पे भी जगह नहीं है। अब आप कहां चलेंगे? यहां चलेंगे, यहां चलेंगे। तो यहां चलने से क्या है, आपको पीछे से गाड़ी आपके टांगों में ठोक सकती है, आपको तोड़ सकती है। लेकिन आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप है, अगर यहां चलते हैं, यहां चलते हैं तो क्या होगा, सामने से कोई वाहन आ रहा है तो आप अपना बचाव खुद कर पाएंगे। अगर मैं यहां चलूंगा तो मेरा मुंह तो रहेगा आगे, पीछे से आके कोई ठोक देगा, मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं यहां चलूंगा तो मेरा मुंह आगे रहेगा, गाड़ी भी आगे से आ रही है तो मैं अपने आप का बचाव है साथियों कर लूंगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, ठीक है। हां, शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध होता है, सही बात है, शराब नहीं पीनी चाहिए और ऐसा करते पाए जाने पर क्या होता है, दंडनीय आपको बताना है। 10,185, 20,184, 10,184, 5,185। कितना अच्छा प्रश्न यहां पे आया है दोस्तों। आप सभी को पता है शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब पीते हैं और आपके खून में 100 ml जो ब्लड है, 100 ml ब्लड में 30 mg रक्त पाया जाता, सॉरी मैंने अलग, हाँ यहां पे रक्त नहीं होगा, ये होगा आपके अल्कोहल। शराब जो 30 mg शराब है वो अगर मिलती है यानी अल्कोहल मिलता है तो आप अपराधी होते हैं। और ऐसी कंडीशन में गाड़ी चलाने पर धारा 185 लगाई जाती है, जिसके तहत यहां पर पहली बार में 10,000 का जुर्माना, 6 माह की कैद होती है, दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना और 2 वर्ष की कैद यहां पे होती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर धारा 185 की बात हो रही है और इसके तहत आपका जो डीएल है उसको भी क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। आपको याद रखना है किसके तहत है दोस्तों, धारा 206 के तहत। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। धारा 184, 85 दोनों में लाइसेंस को जब्त किया जा सकता है। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। भारत में जारी किए जाने वाले सड़क नियम अधिनियम नए संशोधन को किस प्रधान विभाग के नाम से गजट में प्रकाशित किया जाता है? जब कोई नया नियम आएगा उसका प्रकाशन गजट में होगा तो वो कौन से विभाग के नाम से होगा? सभी को पता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग। दोस्तों ये दो तो मैं गलत कर देता हूं, इनमें से कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दो जब तक हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम संशोधन में निम्न के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। किसके लिए? लाइसेंस के लिए, वाहन पंजीकरण के लिए, लाइसेंस रिन्यू के लिए। मैं बता देता हूं नई व्यवस्था के अनुसार, नई व्यवस्था में जो दस्तावेज मांगे जाते हैं उसमें क्या मांगे जाते हैं? आप जो क्या करते हैं, आप चाहे आरसी बनवाते हैं, आप चाहे डीएल बनवाते हैं। अब डीएल का आवेदन लर्निंग लाइसेंस हो सकता है, स्थायी लाइसेंस हो सकता है, श्रेणी एड का हो सकता है, लाइसेंस रिन्यू का हो सकता है, यहां पे अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। हर कंडीशन में आरसी नहीं बनवा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं, आरसी में पता परिवर्तन करवा सकते हैं, आरसी को बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मामले सारे के सारे सभी में क्या चाहिए होगा? अब आपको क्या चाहिए? आधार कार्ड जिंदाबाद। आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, इसलिए जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। लाइसेंस आपके आरसी, मतलब दोनों दस्तावेज के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है। और ये दोस्तों व्यवस्था 2019 के बाद में आई है। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने। चलो अब ये बता देता हूं मैं आपको, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग गलत हो जाएगा, ये मंत्रालय सही होता है साथियों, ऑप्शन सी। इसी को दोस्तों मोर्थ बोला जाता है, MORTH, और मोर्थ का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और ये हमारा एक प्रधान मंत्रालय होता है। कोई भी अधिनियम होता है जिससे मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें जो संशोधन हुआ है वो इसी मंत्रालय के तहत हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन वाहन जिनको सड़क पर देखने पर तुरंत जगह देना आवश्यक होता है। नंबर 1 पुलिस, आग बुझाने वाले वाहन, मरीज को ले जा रहा वाहन। कितना अच्छा प्रश्न है। हम ऐसा क्या देखते हैं, एक तो आग वाली, एक एम्बुलेंस, इन दो को तो देखते हैं।
पुलिस को लेकर आपको कंफ्यूज होता है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसरो ड्राइवर का जो पेपर 2019 में हुआ था उसको खोल के देख लेना। उसमें एक प्रश्न आया था कि भैया कौन कौन से आपातकालीन वाहन होते हैं, इसमें सभी को सही माना गया है। तो आपको डरना नहीं है कि पुलिस आपातकालीन में होगी नहीं होगी। भैया ध्यान रख लेना, क्या कभी आपातकालीन स्थिति में आप फोन करते हैं, पुलिस आती है क्या? आती है। सायरन बजता है क्या? बजता है। रेड आपकी मल्टी कलर है, यानी कि मल्टी कलर जो लाइट होती है, MALTI मल्टी, जिसमें सफेद होता है, रेड होता है और आपके ब्लू होता है। इन तीनों जो कलर का कॉम्बिनेशन है इस मल्टी लाइट में होता है। क्या ये लाइट पुलिस वाली गाड़ी पे लगी रहती है क्या? होती है। तो फिर वो आपातकालीन वाहन कैसे नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है। यहां पर साथियों ऑप्शन डी जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहां पर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करना है। और दोस्तों अब अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अपने सपना साकार करना है, आपको इस परीक्षा में पास होना है, दोस्तों यहां पर जो 50 नंबर हैं, 50 में से 35 तो हर कोई ले आएगा, क्योंकि एक ड्राइवर का एवरेज पेपर होता है। 35 ले आएगा, 38 भी ला सकता है, लेकिन सिलेक्शन कहां होगा? जो अब इस 38 से आगे जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। और ये जो चीजें हैं वो दोस्तों हम सिखाते हैं। बाकी लोग हो सकता है हमारी कॉपी कर रहे होंगे, हमें देखकर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जो ये इससे आगे का जो स्कोर आएगा, जो 45 वाला स्कोर है, 45 प्लस वाला स्कोर है, वो दोस्तों राज सर से पढ़कर आप आराम से ला सकते हैं। तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है इस ऐप के ऊपर आपके चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस प्रश्न पे। ये हमने क्या किया है बताया नहीं बताया? होश जोश जोश में होश खोना, इसे कैसे कहते हैं पता नहीं चल रहा कि प्रश्न को किया नहीं किया। चलो देखते हैं। नेक व्यक्ति उस आदमी को कहा जाता है जो सहायता करता है। किसकी सहायता करता है साथियों? नेक व्यक्ति, अच्छा सामरी, गुड सिमरिटन, धारा 2 की 12 कै, तीनों चीजें याद कर लेना। 5000 रुपए अवार्ड के लिए सहायता नहीं करता, अपनी इच्छा से करता है। स्वर्णिम घंटा, घायल होने के तुरंत 1 घंटे में सहायता करना जरूरी है और घायल व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाना जरूरी है। तो इस नेक व्यक्ति का उल्लेख पहली बात तो कहां किया गया है दोस्तों? एक तो होता है स्वर्णिम घंटा, एक तो होता है स्वर्णिम घंटा। स्वर्णिम घंटा का उल्लेख धारा 2 की 12 कै में किया गया है। एक होता, इसी को कहते हैं दोस्तों गोल्डन आवर। ये हो गया गोल्डन आवर। ठीक है, एक होता है दोस्तों यहां पर नेक व्यक्ति, नेक व्यक्ति जिसका उल्लेख है धारा 134A में। अब आप कह दो कि धारा 134 क्या है? यह है आपके दुर्घटना के संबंध में ड्राइवर का कर्तव्य। कोई भी दुर्घटना हो जाएगी तो ड्राइवर का कर्तव्य है कि वो दोस्तों घायल व्यक्ति की सहायता करे। धारा 134 क्या है? धारा 134A नेक व्यक्ति का उल्लेख है। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? गुड सिमरिटन, गुड सिमरिटन कहा जाता है, जिसे दोस्तों हम अच्छा सामरी के नाम से भी जान सकते हैं। अच्छा, ये रहा अच्छा सामरी, यानी अच्छा व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है? जो मानवता के नाते बिना किसी लालच में किसी घायल व्यक्ति की, किसी असक्षम व्यक्ति की, किसी पीड़ित व्यक्ति की को सहायता करता है, अस्पताल पहुंचाता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा वो देखते हैं। नेक व्यक्ति किसकी सहायता करता है? सड़क दुर्घटना में घायल की, बीमार की, पीड़ित या अक्षम की, सभी की सहायता करता है। ये दोस्तों मूर्त ने आदेश में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि भाई नेक व्यक्ति कौन होगा? जो परिवहन से संबंधित है। किसी सड़क पर एक ऐसा व्यक्ति, सड़क पर दोस्तों, सड़क पर याद रखना, यातायात मार्ग पर, यानी परिवहन से संबंधित कोई ऐसा वाहन हो, मानना कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो मार्ग पर दोस्तों पीड़ित बेटा है, बीमार बेटा है, जो अपने आप की सहायता नहीं कर सकता, अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकता, अपने आप को अस्पताल में नहीं पहुंचा सकता, ऐसे व्यक्ति की सहायता करना एक नेक व्यक्ति का दर्जा यहां पे हो सकता है। तो यहां पे अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी वह दस्तावेज जिसके तहत किसी वाहन का परिवहन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल साथियों, यहां पर होता है पीवी, एक होता है सीवी, यानी प्राइवेट व्हीकल, एक होता है कॉमर्शियल व्हीकल है। इसको तो परमिट लेना ही होता है साथियों। आपको परचेज करेंगे, खरीदेंगे तो परमिट इसका उपयोग करने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल होता है इसका प्रयोग अगर आप परमिट के रूप में करना चाहते हैं, सॉरी, इसका प्रयोग अगर आप परिवहन के रूप में करना चाहते हैं,
ट्रांसपोर्ट के रूप में करना चाहते हैं तो आप इसके लिए परमिट लेकर दोस्तों इसका प्रयोग परिवहन के रूप में कर सकते हैं। परमिट ऑप्शन नंबर बी जो आप सही हो जाएगा। इसका उल्लेख है धारा 66 में किया गया है। नीड यानी आपके लिए क्या आवश्यकता होगा, परमिट आवश्यक होगा। परमिट नहीं होता है और आप परिवहन के रूप में गाड़ी का प्रयोग करते हैं, धारा 192 में ए लागू होती है, जिसके तहत 10,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। याद रख लेना, यहां पर धारा 192 में है, धारा 192 में ए, धारा 192 में आ जाए तो ये आरसी से संबंधित है, याद कर लेना। धारा 192 में बी है, ये भी आरसी से संबंधित अपराध है, ये दोनों मत कर देना। परमिट के संबंध में क्या हो जाएगी, धारा 192 में ए, जुर्माना कितना 10,000, 2,000 के पूरे 5 नोट याद कर लेना परमिट के बगैर। निजी कार को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है, जो वर्ग क्या होती है, ये वाहनों की श्रेणी होती है। श्रेणियों को यहाँ पे एल, एम और एन 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पे हो जाएगा 2 पहिया, 3 पहिया, इसमें हो जाएगा यात्री प्लस यात्री सामान, केवल यात्री का सामान। भैया बैग हो सकती है, कोई माल नहीं हो सकता, माल यानी काफी वजन नहीं हो सकता, केवल एक जो बैग आपका बैग होता है यात्री का वो हो सकता है, यानी पर्सनल सामान। यहाँ पे जो एन होता है ये दोस्तों मालयान होते हैं, यानी कि भारी यान या मालयान होते हैं। तीनों को ध्यान से देख लेना, यही पूछते हैं प्रश्न छपाता एचपी हाई कोर्ट में कि जो एम्बुलेंस होती है वो किस में शामिल होती है, तो आप बता दीजिए किस में होती है। यात्री, 2 पहिया, 3 पहिया, मालवान। एम्बुलेंस में क्या जाता है, बीमार जाता है, एक तरह का यात्री है, तो यहां पे किस में आ जाएगा, एम में आ जाएगा। तो निजी कार, अब निजी कार का शब्द आ गया है साथियों, निजी कार का कंफ्यूजन है, इस प्रश्न को यहां पे कार शब्द आ गया है। कार का मतलब क्या है, यहां पे 4 पहिया वाहन है, और 4 पहिया जो वाहन होते हैं इनको दोस्तों किस में शामिल किया जाता है, एम कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है, यहां पे कार शब्द आते ही कार को हम एम कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि एल में क्या है, एल में केवल 2 और 3 पहिया वाहन है, छोटे जो वाहन होते हैं, और एम में 4 पहिया वाहन, और इसमें मालवाहन है, और ये अदर है वो मशीनरी की या कंस्ट्रक्शंस की जो होती है उनको शामिल किया जाता है। एक ए कैटेगरी भी होती है जो कि आपके ट्रैक्टर जो कृषि से संबंधित होते हैं उनके लिए ये कैटेगरी काम में आती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान है वो रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे, तभी एग्जाम की खोपड़ी में छेद आप कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। बिना टिकट यात्रा करने पर पहले 200 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन 2019 में संशोधन के पश्चात इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। बात हो रही है धारा 178 की, इसमें पहले 200 रुपए जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसमें क्या नाम है, पास या टिकट के बिना आप अगर क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो जुर्माना देना पड़ता है 500 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे ये जुर्माना धारा के संबंध में प्रश्न आगे है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। धारा 194 के संबंध में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, सॉरी धारा 194 में ए। अब कहते हैं ये किससे संबंधित है, यहां पर ये संबंधित है पैसेंजर ओवरलोडिंग, LOADING लोडिंग का मामला है। तो यहां पर इसका जुर्माना 200 रुपए प्रति यात्री है, वो साथियों यहां पर होता है। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। पैसेंजर ओवरलोडिंग यहां पर कितना जुर्माना, 200 रुपए। लोग क्या पढ़ते हैं, 1000 रुपए, पता नहीं कहां से पढ़ते हैं, और लोग अभी भी आज से 2 दिन पहले भी क्या करते हैं, 1000 रुपए पढ़ा रहे हैं। एक बात आती है धारा 194 बी, ये किससे संबंधित है, सीट बेल्ट से संबंधित। सीट ये बेल्ट हो गया, इसका भी जुर्माना कितना है दोस्तों, यहां पर 1000 रुपया है। कितना है, 1000 है। एक होता है दोस्तों यहां पर 94 सी, ये दोस्तों MC यानी मोटरसाइकिल है, 2 प्लस यात्री अगर आप बैठते हैं तो भी आपको 1000 रुपए का जुर्माना यहां पर होता है। धारा 194 डी, यहां पर होता है हेलमेट। क्या होता है साथियों, हेलमेट होता है, हेलमेट नहीं होने पर भी 1000 का जुर्माना होता है। धारा 194 ई की बात आ जाए, आपातकालीन वाहन के मामले में 10,000, याद रखना यह बड़ा मामला है, इसमें 2-2 वाले 5 नोट आपको देने पड़ेंगे, याद रखना है। बाकी सारी मैंने आपको दिखा दी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इतने में मैं पी लेता हूं पानी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं चलता हूं अगले प्रश्न पे। यह रहा आपके अगला प्रश्न, तुरंत कमेंट सेक्शन में छापें सही जवाब क्या होगा।
हाँ तो दोस्तों मैं तैयार हूं फिर से। आपने कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिया होगा। मैं पूरी आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका एग्जाम अच्छा चल रहा होगा। मैं पूरी आशा करता हूं और आपको इस क्लास में मजा आ रहा होगा। दोस्तों मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो स्टडी एट होम जिंदाबाद। और जो मेरे पेड कोर्स यूजर्स हैं वो अगर इसको देख रहे हैं वो इसमें लिखो कि आपका कोर्स में पढ़ाई कैसे चल रही है, कितना शानदार हम कोर्स करवा रहे हैं। आप बता दो खुल के इस खुले मैदान में कि राज सर कैसी पढ़ाई यहां पे करवा रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने आ चुका है। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों जलता कौन है जो कहता है यार हमसे इतनी मेहनत नहीं होती जितनी रासर करते हैं। भैया रासर है वो स्टूडेंट के लिए बने हैं और स्टूडेंट के लिए हर संभव प्रयास करके उनका जो एग्जाम है उसकी खोपड़ी में छेद करने का तरीका रासर बताने वाले हैं। तो भैया आपसे मेहनत नहीं होती तो कोई बात नहीं, रासर कर सकते हैं। जो पसीना है रासर आपके लिए बहा सकते हैं। आपको रासर के से कंधा मिला के जुड़ा रहना है। आपको हर चीज जो रासर करा रहे हैं वो करनी पड़ेगी। हर टॉपिक सीखना पड़ेगा। आप सीखेंगे नहीं फिर भी रासर सिखा के छोड़ेंगे, क्योंकि तरीका हमारा कुछ ऐसा है एकदम सिंपल भाषा में हर प्रश्न को तहस नहस करके हम सिखाते हैं। तो ये आपको कैसा लग रहा है, आपको हमारा तरीका पसंद आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में छापें। ठीक है, अगला प्रश्न। अगर कोई व्यक्ति ऐसा वाहन का उपयोग करता है जिसका बीमा समाप्त हो गया है और हो तो वाहन के लिए मोटर वाहन की धारा 196 के अनुसार कितने का जुर्माना है। पहली बात तो नाम आया 196, ये किस धारा के उल्लंघन पर लगती है। धारा 146 है। बीमा आपके वाहन का होना चाहिए, नहीं होता है तो धारा 196 लगाई जाती है। पहली बार में 2000 का जुर्माना है। 2000 का सही है, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा। जो जेल है वो 3 माह होती है, 6 माह गलत हो जाएगा, वो 6 माह गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहां इसमें दिया नहीं तो ऑप्शन नंबर यहां ऑप्शन नंबर सी है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2003 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान इसमें किया गया है। आपने कमेंट सेक्शन में काफी लड़कों ने इसका सही जवाब दिया है, आप बधाई के पात्र हैं। दोस्तों कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखें। आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, आपके पीछे से कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी हॉर्न दे रही है। किसकी गाड़ी, फायर की। कमेंट सेक्शन में छाप दो फायर की गाड़ी का जो नंबर है वो हेल्पलाइन कितने होते हैं, तुरंत छापें। और उस पर रेड लाइट भी सायरन के साथ दिख रही है। क्या दिख रही है, रेड लाइट है। अब तुरंत छाप दो क्या फायर की गाड़ी पर कौन कौन सी कलर की लाइट लगाई जा सकती है। जो आपातकालीन वाहन होते हैं, फायर ब्रिगेड, उसकी गाड़ी पर रेड लाइट होगी या मल्टी होगी, कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दें। यहां पर आपसे रास्ता नहीं देते हैं, आप इस अपराध के लिए कौन सी धारा का उल्लंघन माना जाएगा तुरंत बता दें। बात आ गई है आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देना। आपातकालीन वाहन जो होते हैं उनको आपातकालीन वाहन रास्ता नहीं देना। ठीक है, यहां पे वाहन हो जाएगा साथियों, ध्यान देना है। आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देना, धारा 194 में यहां पे ई लगती है, वो 10,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता, याद रखना है। तो यहां पर कौन सी धारा हो जाएगी, धारा 194 में ई हो जाएगी। ऑप्शन डी जवाब सही हो जाएगा। तुरंत छापें। फायर ब्रिगेड की हेल्पलाइन नंबर कितने हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर दोस्तों कौन से रंग में लाइट लगाई जाती है, ये चीज आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान से है वो देखना पड़ेगा। और दोस्तों मैं बता देता हूं, यहां पर जो फायर की गाड़ी होती है इस पे रेड कलर की और आपकी मल्टी कलर की दोनों लाइटें लगाई जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर कितने हैं, 101 याद कर लेना। तुरंत छापे कि 100 नंबर किसके हैं। आप सभी ये बता दें कि 100 नंबर हेल्पलाइन नंबर है वो किसके होते हैं, तुरंत बता दें आप। थोड़ा सा मैं रिफ्रेश होके आ गया हूं, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो यहां पर एक नई ताजगी के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में यहां पर जो 100 नंबर में बता रहा हूं आपको, 100 नंबर होते हैं पुलिस के, 101 होता है फायर के, 108 होते हैं एम्बुलेंस के। ये 3 नंबर इतने ज्यादा आ चुके हैं। 1033 ये है नेशनल हाईवे जो होता है एनएच के हेल्पलाइन नंबर होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे 100, 101, 108, 133 सारे के सारे तहस नहस कर दो, सबको याद कर दो। कहीं भी छप जाए तुरंत जवाब दे दो, आधा सेकंड 1 सेकंड में जवाब आ जाना चाहिए। तो यहां पर डी इसका जवाब है साथियों, हो जाएगा। दोस्तों लाइक वाला बटन सभी दबा दो, एकदम दबा के दबा दो। एक बार नहीं 2 बार दबा दो, चाहे लाइक घट जाए लेकिन दबाना आपको पड़ेगा साथियों। यहां पे एक पर्सन संख्या 16 यहां पे आ चुका है। आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी गाड़ी का टायर है वो पंचर हो जाता है। क्या हो जाता है, पंचर हो जाता है आपकी यात्रा में। तो आप सड़क पर चलती गाड़ी में सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, आपकी गाड़ी चल रही है, चलते चलते गाड़ी का टायर फट गया है, पंचर हो गया है, सबसे पहले आपका क्या दायित्व बनता है, सामने की गाड़ियों से कैसे बचेंगे। आप अपनी गाड़ी तो पंचर हो गई है, इससे अब दुर्घटना हो सकती है, इससे बचाव के लिए आपका क्या दायित्व बनता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे। प्रश्न को पढ़े, कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब है वो छाप दें।
जोर से हॉर्न देंगे, जोर से ब्रेक लगा देंगे, गलत है भैया। हॉर्न क्या होता है इनसे, स्टीयरिंग कसकर पकड़ लेंगे, ठीक है, बात तो ठीक है, स्टीयरिंग पकड़े रखना है। वाहन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते हुए हैजार्ड लाइट को ऑन कर देंगे, सुरक्षित रोक लेंगे। कितना अच्छा जवाब आया है, सच में एकदम लाजवाब। एक आपने गाड़ी के अंदर ऐसा सिंबल देखा होगा, देखा है क्या? ऐसा सिंबल होता है रेड कलर में, मैंने येलो में बनाया है, ये रेड में होता है और इसे बोला जाता है पार्किंग लाइट है। जब आप ऑन करते हैं तो भी यही होता है और हैजार्ड लाइट ऑन करते हैं तो भी यही होता है। हैजार्ड लाइट का मतलब क्या होता है, एक आपातकालीन सायरन लाइट है, जिसमें सायरन भी होता है कईयों में, लेकिन कई गाड़ियों में सायरन नहीं भी होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक्चुअल में आपको इस हैजार्ड लाइट का प्रयोग बताता हूं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक गाड़ी में कोई खराबी आ चुकी है और आपकी गाड़ी अब कहीं भी एक्सीडेंट हो सकती है, तो सड़क पर जो अन्य यातायात है उनको सावधान करने के लिए कि भैया मेरी गाड़ी में दिक्कत आ गई है, मैंने हैजार्ड लाइट ऑन कर दिया, समझ जाओ, आप मेरे से दूर रहो, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं या टायर फट गया है, कोई तकनीकी खराबी मेरी गाड़ी में आ चुकी है, तो आप मेरी गाड़ी से दूरी बना के रखें। इसके लिए यहां पर हैजार्ड लाइट को ऑन है वो किया जाता है, आपको पता होगा, डी जवाब से ही हो जाएगा। आप अपने वाहन को किसी पहाड़ी मार्ग पर ढलान के विपरीत करके मुंह, देखो यहां पे कितना घुमाया प्रश्न है, देखो ये आपकी क्या है, ढलान है, ढलान के विपरीत आ गया, मतलब ढलान के उल्टा, ढलान के उल्टा मुंह करके, मतलब उल्टा, वापस चलो जाओ भैया ऊंचा। ढलान तो नीचे थी, विपरीत मतलब वापस जाओ, मतलब कि ऐसे गाड़ी खड़ी है भैया, समझ में आया नहीं आया? कौन सा गियर डालेंगे, 1 नंबर, न्यूट्रल, रिवर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 1 नंबर गियर यहां पे हमें डाल देंगे। ऑप्शन नंबर 1 जवाब सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यहां पे इसका उल्टा होता, मुंह अगर नीचे की ओर होता, तो हम कौन सा डालते, न्यूट्रल नहीं, रिवर्स डालते। क्या डालते? रिवर्स को हम डाल सकते थे, लेकिन इसका मुंह ऊपर की ओर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का गियर है उसमें डाला जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आपका वाहन 5 वर्ष पुराना हो गया है, आप इसका प्रयोग एक कंपनी में माल ढोने में करते हैं, अगली बार जब इसका फिटनेस प्रमाण पत्र रिन्यू करवाना होगा तो वह कितनी अवधि के लिए मान्य होगा? बात आई है फिटनेस सर्टिफिकेट, धारा 56 में इसका उल्लेख किया गया है, फॉर्म संख्या 38 में इसको जारी किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। बात आती है पीवी की और बात आती है सीवी की। पीवी के मामले में 15 साल के लिए जारी होता है, सीवी के मामले में नया वाहन 2 साल, उसके बाद में 1 साल, फिर 1 साल, इस प्रकार का नियम इसमें लागू होता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर बात आई 5 वर्ष पुराना, मतलब क्या हुआ, अब 1 साल वाला नियम यहां पे लागू हो गया है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 साल जवाब सही हो जाएगा, टपक जाएगा। यहां पे हर चीज को देखो ध्यान से देखना है। यहां पर एक प्रश्न और आता है साथियों कि जो कॉमर्शियल व्हीकल होता है सीवी, इसकी जो आरसी है वो कब तक वैलिड होती है, जब तक एफसी जिंदाबाद तब तक आरसी जिंदाबाद। यानी कि जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं उनकी आरसी कब तक होती है, जब तक इनका फिटनेस सर्टिफिकेट मान्य होता है तब तक इनकी आरसी वैध होती है। जैसे फिटनेस पूरा हुआ वैसी आरसी अवैध मान ली जाती है साथियों। अगला प्रश्न पढ़े, जवाब दें। नीचे दी गई युक्तियों में से कौन सी युक्ति का प्रयोग डीजल इंजन में सर्दियों के मौसम में किया जाता है? आप सभी को पता है डीजल इंजन जो होता है, डीजल इंजन जो होता है इसका प्रयोग कब, मतलब कि जो भारी वाहन होते हैं, लोड वाले वाहन होते हैं, उनमें किया जाता है। और ये दोस्तों किस सिद्धांत पे काम करता है, कंप्रेशन सिद्धांत पे काम करता है। कौन सी सिद्धांत पे, कंप्रेशन सिद्धांत पे काम करता है। आप सभी को पता है कंप्रेशन को हम संपीड़न भी कहते हैं, संपीड़न भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो फ्यूल होता है, जो एयर होती है, हवा को दबाया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म हवा पर डीजल को डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है, जिससे डीजल जल जाता है। मतलब क्या हुआ, डीजल इंजन में डीजल को जलाने के लिए गर्मी आवश्यक है, टेम्परेचर आवश्यक होगा। इसलिए सर्दी के मौसम में अब इंजन जब ठंडा हो जाता है तो फिर इंजन को गर्म कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों यहां पे हीटर प्लग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, हीटर प्लग लगाया जाता है। इसे ग्लो प्लग भी बोला जाता है। और दोस्तों ये बैटरी से काम करता है। और दोस्तों ये कैसे काम करता है, ये दोस्तों आपके सिलेंडर हेड में लगा होता है, जो आपका फ्यूल इंजेक्टर होता है उसके बगल में। जैसे हम चाबी ऑन करते हैं तुरंत बैटरी से पावर लेके ये सिलेंडर के अंदर जो हवा है उस हवा को गर्म कर देता है। हवा गर्म होगी तो हवा का दाब और ताप बढ़ जाएगा, फिर डीजल को हम ऊपर स्प्रे करेंगे तो डीजल जल जाएगा, जलने से इंजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने आप गियर लगने वाली, अपने आप गियर लगने वाली मोटर कार, मैंने क्या कहा था,
एक मैंने आपको हिंट दिया था, अगर आपको मोटर शब्द दिख जाए, मोटर कार शब्द दिख जाए, तो आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट आपको 18 वर्ष आपको लाइसेंस के लिए नाम लेना पड़ेगा। और फिर से मैं बता देता हूं, आपने अगर ध्यान से नहीं सुना है तो अपने आप गियर लगने वाली, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाली गाड़ी आती है ना, उसकी बात हो रही है। क्या ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की गाड़ी है, उसको 18 से कम वाला कोई व्यक्ति चला सकता है क्या? गुरुजी नहीं चला सकता। तो भैया फिर इसका जवाब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देते, इतने में नहीं छापा, मैं बता देता हूं 18 साल होने वाला है। बात आ जाती है यहां पे 50 सीसी से कम है, 50 सीसी से कम की या बिना गियर की मोटरसाइकिल की, केवल बिना गियर सबसे नहीं लेना, बिना गियर की एमसी होनी चाहिए। और इसके लिए 16 साल प्लस माता पिता की क्या होनी चाहिए? माता या पिता की सहमति होगी, तभी आपको इसमें लाइसेंस है वो जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, वाहन में रेडिएटर प्राय तांबा और पीतल के मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। अब कई लोग तो इसका एल्यूमिनियम का भी बना रहे हैं। भैया ऐसा मत करो, रेडिएटर है वो वाटर से, जो मतलब कि इंजन ठंडा होता है पानी से, उनमें लगा होता है, और ये तांबा प्लस पीतल का है वो बनाया जाता है। अब तांबा और पीतल का क्यों बनाया जाता है साथियों? यहां पर पहली बात तो है ये जंगरोधी होते हैं, जंगरोधी होते हैं, और इसके अलावा इनसे ऊर्जा रूपांतरण जो होता है ना, ऊर्जा स्थानांतरण, रूपांतरण क्या, ऊर्जा स्थानांतरण है वो भी इनसे अच्छा होता है। यानी कि जो ये पानी होता है जो इंजन से आता है, वो गर्म पानी रेडिएटर में आएगा, रेडिएटर में जो तांबा पीतल है ये गर्म होगा, और यहां से ट्रांसफर हो जाएगी वातावरण में। जैसे हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में आएगा तो ये ठंडा होता रहेगा, मतलब ऊर्जा स्थानांतरण भी अच्छा रहता है। और ये जंगरोधी होते हैं, पता है आपको, रेडिएटर में हमेशा पानी रहता है, फिर जंग लग जाएगा और टूट जाएगा, नलियों में जाएगा, नलियां ब्लॉक हो जाएगी, फिर इंजन को ठंडा नहीं करेंगे, इंजन सीज हो जाएगा, गाड़ी की सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, इसलिए ये किसके बनाए जाते हैं? पीतल और तांबे के मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में गलत कथन, कितना अच्छा जवाब है, कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दें। आप कौन सा प्रश्न यहां पे, कौन सा, ये 4 प्रश्न ऐसा मानो आप, यहां पर मैं आपको 50 प्रश्न करवाने वाला हूं। 50 नहीं, ये 200 प्रश्न हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। 200 तो प्रश्न है और 200 प्लस 200 मैं बता दूंगा, 400 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। बने रहना इस वीडियो के अंत तक। मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर आपने अभी तक स्टडी एट होम को ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अंदर ऑनलाइन जो बैच चल रहा है उस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 333 रुपए में साथियों आपकी कंप्लीट तैयारी, आपसे वादा करते हैं आपका एग्जाम है इतना अच्छा जाएगा। हमारे पास में मात्र अभी 600 के आसपास स्टूडेंट हैं, वो जुड़े हैं, बहुत कम स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं भैया, सिलेक्शन हम इनका करवा के छोड़ेंगे। जो हमसे जुड़ जाएगा उसका सिलेक्शन तो आपको पता है कैसे होने वाला है, राज सर कैसे पढ़ाते हैं आपको पता ही है, तो फिर कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। तो हमें खोपड़ी में छेद किए बगैर पेपर को नहीं छोड़ेंगे, को पेपर की खोपड़ी फोड़ के आएंगे या छेद तो पक्का करके ही आएंगे। तो आप भी हमारा इसमें आप जो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया। सही कथन है भाई साहब। एमवी 1988 में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है, ये भी सही है भाई साहब। एमवी 1988 में अंतिम संशोधन 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ, ये भी सही है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, सभी ने नाम तो सुना है ना, किसे कहते हैं, क्यों लगाते हैं? जो चोरी करते हैं, जो RC नंबर प्लेट को बदल लेते हैं और नंबर चेंज करवा लेते हैं, भैया उनका इलाज हो गया है। और जो एक कुछ भी कर लेते हैं ना, बार बार, एक बार खोला एक बार उतारा, सब कुछ पूरा इलाज हो गया है, एकदम प्रोटेक्टेड। पूरी जो नंबर प्लेट है उसको लाया गया, और इसकी स्थापना भी RTO कार्यालय वाले करते हैं, उनको लगा देते हैं। एक बार लगने के बाद में रिबट फिक्स हो जाती है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, निकालेंगे तो तोड़ के निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी। वो होती है HSRP प्लेट। HSRP प्लेट पंजीकरण प्लेट के संबंध में सही कथन नहीं है, मतलब गलत बताना है, गलत बताना है साथियों, गलत। प्लेट आयरन की बनी होती है, सही है क्या? गलत हो गया। आयरन यानी लोहा, लोहे की नहीं होती साथियों, ये होती है एल्यूमिनियम की। किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है। थोड़ा सा आपको देखो यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। प्लेट पर अशोक चक्र का होलोग्राम लगा होता है, भैया होता है, ठीक है। ये प्लेट स्थायी रिबट, रिबट जो नट लगा रहता है ना, नट को ठोक देते हैं, बाद में वो निकलता नहीं, खुलता नहीं है, वो रिबट होती है, लगाई जाएगी, जिसे खोला नहीं जा सकता। इसका पूरा नाम है अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट, यानी कि अति हाई
सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन प्लेट एंड प्लेट है। पूरा का पूरा नाम आप याद कर लेना, कितना अच्छा नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका जवाब है, सही हो जाएगा। किसी चौराहे पर लगी एम्बर ट्रैफिक है, कमेंट सेक्शन में छाप दो इसका मतलब क्या है। कई बार मैंने बता दिया, आज देखते हैं आप कितना पढ़ते हैं, इसका मतलब बता दो कमेंट सेक्शन में। तब तक हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोल्डन आवर, गोल्डन आवर स्वर्णिम घंटा के बारे में सही कथन नहीं है, मतलब गलत बताना है साथियों, सही कथन नहीं है। एसएससी पक्का 5 से 6 प्रश्न आपको इस प्रकार के पूछेगी, देख लेना साथियों। यहां पे यह समय किसी घटना के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय होता है। कौन सा, गोल्डन आवर, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। स्वर्णिम घंटा है वो 1 घंटे का समय होता है। कोई दुर्घटना हो जाती है 1 घंटे बाद का समय, जिसमें घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाता है, उसे गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है गुरुजी, सही बात है। इस 1 घंटे में पीड़ित की सहायता करने वाला व्यक्ति एक अच्छा सामरी कहलाता है, यह भी सही है गुरुजी। अच्छा सामरी यानी कि नेक व्यक्ति, यानी कि गुड सिमेरिटन, 3 नाम हो गए उसके। गोल्डन आवर का वर्ण धारा 2 की 12A, 2 की 12A ऐसा पढ़ो आप इसको, में किया गया है। ठीक है भैया गुरुजी, मान लेंगे आपकी बात। नंबर 4, यह पीड़ित व्यक्ति के लिए खतरनाक समय होता है। खतरनाक ही नहीं होता, यह नाजुक होता है। क्या होता है, नाजुक समय होता है, जिसमें उसको बचाया जा सकता है। यहां पर आपको ध्यान है वो रखना है। अब ये नाजुक शब्द कहां से आया, ये आपके एमसी चंडीगढ़ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ है, उसका एक ड्राइवर का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न हूबहू छपा था, टपका था, और भी टपक सकता है। यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी क्या है, गलत है। अगला प्रश्न आ चुका है। यातायात के वे संकेत जो सड़क के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, सड़क के बारे में, और हमें सावधान करने में सहयोग करते हैं, जिनको कहा जाता है, जो संकेत हमें सावधान करते हैं, सावधान, चेतावनी देते हैं या खबर देते हैं। केवल खबर दे सकते हैं, इनके अंदर पावर नहीं है कि हमें आदेश दे सके। तो ये होते हैं आपके जो आपके क्वेश्चनरी साइन होते हैं, चेतावनी संकेत इनको कहा जाता है। एक अच्छा शब्द है निवारक साइन, कितना अच्छा नाम है, और ये नाम छपा था आपके इसरो ड्राइवर पेपर में। आपको याद रखना है, निवारक शब्द भी इसी को कहा जाता है, इस चेतावनी को, इस चेतावनी को निवारक भी कहा जाता है, क्योंकि चेतावनी का तो निवारण होता है, जो धमकी देता है, जो चेतावनी देता है, भैया दे लपाट की। ड्राइवर, आप लोग ड्राइवर भैया है, और आप सभी बदमाश तो नहीं है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ आप कितने बदमाश है। ठीक है, तो यहां पर चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। निम्न में से निजी वाहन वह दस्तावेज जिसकी अवधि 15 वर्ष नहीं होती है। कितना अच्छा प्रश्न है, वह दस्तावेज बताना है जिसकी अवधि 15 वर्ष नहीं होती है। वाहन का बीमा की कितनी होती है, 1 साल, फिटनेस की 15 साल, टैक्स की 15 साल, आरसी की 15 साल। निजी वाहन के बारे में आया है तो गलत हो जाएगा, वाहन का बीमा। ठीक है, पूछा क्या, 15 वर्ष के लिए नहीं होती, वाहन की बीमा की नहीं होती, इसकी 1 साल होती है। नई कंडीशन है, न्यू व्हीकल है, न्यू व्हीकल है 1, 2, 3 या 5, केवल न्यू व्हीकल की, इसके बाद में 1 साल के लिए जारी यहां पर किया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में यहां पर रखनी पड़ेगी साथियों। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न के संबंध में किसी को भी कोई अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। डीजल और पेट्रोल इंजन में तुलनात्मक रूप से डीजल इंजन की विशेषता नहीं है। आप लोग कहते हैं गुरुजी हमें तो टेक्निकल पढ़ना है, आईटी पढ़नी है, हमें तो इंजीनियर बनना है। भैया इंजीनियर बनना छोड़ देना, जो राज सर कहते हैं वो पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूं 50 में से आपके टेक्निकल के मात्र 15 या मैं मान सकता हूं 13 प्रश्न आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, और वो एकदम बेसिक आएंगे। भैया जो ड्राइवर के लिए काम का होता है वो प्रश्न आएगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रश्न थोड़ी पूछेंगे यार, उनको कोई इंजीनियर नहीं लेने, उनको ड्राइवर भर्ती करने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सही पढ़े और सही जगह से पढ़े और सही समय पर पढ़े। तो यहां पर जो डीजल इंजन होता है और पेट्रोल इंजन में तुलनात्मक रूप से डीजल इंजन की विशेषता नहीं है, डीजल इंजन की विशेषता नहीं है। ये इंजन कम प्रदूषण करते हैं, ये अधिक शोर करते हैं, ये भारी लोड खींचने में सक्षम होते हैं, ये इंजन सर्दी के मौसम में आसानी से स्टार्ट नहीं होते हैं। हमने देखा था हीटर प्लग डीजल इंजन गर्म करना पड़ता है डीजल को जलाने के लिए, सही बात है। ये भारी लोड खींचने में ट्रकों में, भारी बसों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये अधिक शोर करते हैं, एक तो डीजल इंजन स्टार्ट ढन 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 ढन, पेट्रोल का ठुन 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 ठुन,
मतलब कि आवाज कम आती है। आप मुझे मजा लेंगे कमेंट में, मुझे पता है आप कहेंगे हवा गुरुजी क्या एक्टिंग कर रहे हो। एक्टिंग नहीं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब कि जो डीजल इंजन होता है वो शोर ज्यादा करता है, वो जो डीजल इंजन है वो पोल्यूशन भी क्या करता है, ज्यादा करता है, लेकिन लिखा क्या है, कम। मतलब गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, विशेषता नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न संख्या यहां पे 29। वाहन की बैटरी के संबंध में सही कथन नहीं है। बैटरी के संबंध में, यह वाहन का स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें जो सभी वाहनों में डायनमो से चार्ज होता है। भैया डायनमो आदम के जमाने में होता था, अब अल्टरनेटर हो गया है। अल्टरनेटर गुरुजी कह देते तो मान लेते, डायनमो तो यार गया जमाने में, डायनमो का प्रयोग नहीं किया जाता। मैं बताता हूं डायनमो में अल्टरनेटर में फर्क क्या होता है। डायनमो क्या करता था, डायनमो की एक शर्त थी कि भैया मैं बैटरी को चार्ज तभी करूंगा जब गाड़ी को आप स्पीड से चलाओगे। अल्टरनेटर ने क्या कहा कि भैया मैं तो तू कहेगा वैसे ही कर दूंगा। तो हमें पसंद कौन आया, अल्टरनेटर, क्योंकि अल्टरनेटर एक अच्छा आदमी था और डायनमो एक बुरा आदमी था जो कि स्पीड से खेलता था। मतलब क्या हुआ, डायनमो केवल हाई स्पीड पर गाड़ी चलती है तभी बैटरी को चार्ज करता है। अल्टरनेटर वो कहता है भैया तू धीरे चला, तेज चला, मैं तो चार्ज करूंगा तो करूंगा। यानी कि जो अल्टरनेटर होता है वो लो आरपीएम की बात आ जाए चाहे हाई किया जाए तो दोनों पे क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। तो डायनमो वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हल्के वाहनों में 12 वोल्ट की बैटरी बिल्कुल सही है। बैटरी में लिक्विड के रूप में डिस्टिल्ड वाटर भरा जाता है, ये भी सही है। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो हाइड्रोमीटर से लेके जाती है, ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाहन में गति पालक है यानी कि डिफरेंशियल। पहली बात तो आपको ये भी कंफ्यूजन होगा, ये साला गति पालक क्या होता है। एक मिनट, गति पालक किसको कह रहे हैं, यहां पे फ्लाईव्हील को कह रहे हैं साथियों, फ्लाईव्हील को कह रहे हैं। ये हो गया फ्लाईव्हील, गति पालक। फ्लाईव्हील जो एक पहिया होता है, क्या होता है, एक पहिया होता है। कहां लगा होता है, इंजन शाफ्ट के पिछले भाग पर। इंजन शाफ्ट पिछला हिस्सा आप सभी को याद होगा, आपको याद रखना है। तो ये कहां होता है, इंजन शाफ्ट पिछले पहिए के पास, आगे के पहिए में प्रोपेलर शाफ्ट पर, इंजन शाफ्ट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। गति पालक पहिए का प्रयोग कहां होता है, यहां पर जो इंजन शाफ्ट होती है इसके रियर एंड पर, क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड पर, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट को ही इंजन शाफ्ट बोला जाता है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है। इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, पावर स्ट्रोक केवल एक बार आता है, 3 फ्री होते हैं। तो ये जो पावर में जो एनर्जी है उसको स्टोर करता है, बाकी के जो आपकी स्ट्रोक है उनको, उनमें एनर्जी किसको देता है, यहां पर शाफ्ट को घूमने में मदद करता है। इसके अलावा जो यहां पर मैं बात करूं, इसका जो संतुलन है गति का, इस गति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जैसे मैं बात करता हूं, इंजन पर अचानक लोड बढ़ गया, तो अब जैसे माना कि गाड़ी की स्पीड चल रही है 100, पहिया भी उसके साथ में घूम रहा है तेजी से, भारी पहिया है घूम रहा है। जैसे अचानक लोड बढ़ा तो अचानक, जैसे अगर ये पहिया नहीं होता तो गाड़ी की स्पीड 100 से डायरेक्ट 40 पे आ जाती, लेकिन ये पहिया क्या कर रहा है, ये पहिया कह रहा है तो घूम, मैं घुमाऊंगा तुझे, तू मुझे 1 दे मैं तुझे 3 दूंगा, तू मुझे एक स्ट्रोक में पावर दे मैं तुझे 3 में देता रहूंगा। मतलब उसकी गति, भार के कारण गति है, वो इसके लिए क्या करता है, गति को बनाए रखने में मदद करता है। अब कहते हैं क्रैंकशाफ्ट के जो कंपन होते हैं इनको सहन करने के लिए, तो भैया उसके लिए वाइब्रेशन डैम्पर का उपयोग किया जाता है। फ्लाईव्हील इसमें काम नहीं करता है। आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है। वाइब्रेशन डैम्पर यानी क्रैंकशाफ्ट को जो झटके लगते हैं, पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, इसे जो झटके लगते हैं ना, इन झटकों को यहां पर क्रैंकशाफ्ट सहन नहीं कर पाती है या वो टूट सकती है। इसे बचाने के लिए आपके क्रैंकशाफ्ट के ऊपर वाइब्रेशन डैम्पर यानी एक छोटा पहिया लगा दिया जाता है जो डैम्प करता है। डैम्प यानी सहन करता है, क्या, वाइब्रेशन यानी कि कंपन। तो इस प्रश्न का जवाब डी हो गया। एक 2 सिलेंडर इंजन में पहला स्ट्रोक सक्शन और दूसरा स्ट्रोक संपीड़न होता है। इस इंजन में इंजन के एक साइकिल चक्र पूरा करने के लिए कितने स्ट्रोक पूरे करने पड़ेंगे। ध्यान से यहां पर दोस्तों देखना है। एक 2 सिलेंडर इंजन में पहला स्ट्रोक सक्शन और दूसरा स्ट्रोक संपीड़न का होता है, ठीक है। तो इस इंजन में इंजन के एक साइकिल चक्र पूरा करने के लिए कितने स्ट्रोक पूरा करने पड़ेंगे। पहला क्या हो गया, एक 2 सिलेंडर इंजन, बात हुई है 2 सिलेंडर यानी एक सिलेंडर ये हो गया, एक ये हो गया, ये केवल सिलेंडर की बात हुई है, यहां तक केवल सिलेंडर है। कहां भाग गया हो, ठीक है।
इंजन में पहला स्ट्रोक क्या हुआ, पहले में पिस्टन नीचे आया, सक्शन हो गया, दूसरे में कंप्रेशन हो गया, ठीक है, मान लिया गुरुजी, इसमें भी सक्शन और कंप्रेशन हो गया। अब इसमें अभी तक 2 स्ट्रोक, स्टूडेंट क्या सोचते हैं ये 2 स्ट्रोक इंजन है, भैया 2 स्ट्रोक नहीं है ये इसमें 2 स्ट्रोक की बात नहीं आई, इसमें पहला कह दिया, पहला तो स्ट्रोक सक्शन है और दूसरा कौन सा, संपीड़न है, मतलब 4 स्ट्रोक होने वाले हैं, मतलब 4 स्ट्रोक इंजन है। तो यहां पर इस इंजन में एक साइकिल चक्कर यानी एक पूरा चक्कर पूरा करने के लिए कितने स्ट्रोक की आवश्यकता है, 4 स्ट्रोक है, यानी 2 तो हो गए, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, वो 4 काम इंजन करेगा तब जाके एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, इसे बोलते हैं एक साइकिल चक्कर। इंजन के द्वारा एक पावर स्ट्रोक पैदा करने में या उत्पन्न करने में जितने स्ट्रोक पूरे किए जाते हैं उससे एक साइकिल इंजन कहा जाता है। और 4 स्ट्रोक इंजन है, वो 4 स्ट्रोक में एक बार पावर देता है, एक बार पावर देता है, इसीलिए 4 स्ट्रोक के क्रम को यहां पे एक साइकिल कहा जाता है। साइकिल यानी एक चक्कर, ऐसा चक्कर जिसमें एक पावर स्ट्रोक पैदा होता है। अगला प्रश्न, इंजन में काला धुआं देने का मुख्य कारण नहीं होता। इंजन में कौन सा कारण जो इंजन के काला धुआं देने का काम नहीं करता? पहली बात तो ये काला धुआं क्यों देता है, ये काला धुआं किस कारण से देते हैं? एक काला होता है, एक धुआं होता है सफेद। तो थोड़ा सा आपको इनमें है वो अंतर करना है। एक क्लास में मैंने थोड़ा सा भूल वंश है वो उल्टा चिन्ह बता दिया था, मौखिक के लिए मैंने सही समझाया था लेकिन जो जवाब पे टिक लगाया था वो गलती हो गई थी मुझसे। तो काला धुआं मतलब कि ईंधन खपत होगी तो होता है यहाँ पर। सफेद धुआं है, ऑयल जलता है, तो दोस्तों ऑयल जलने से सफेद धुआं होता है। और दोस्तों इस ऑयल को अंग्रेजी में OIL कहा जाता है, हिंदी में हम इसको तेल भी कह देते हैं, ऑयल को तेल भी कह देते हैं। तो सीधी सी बात है, जहां पर तेल शब्द आ जाए तो आप समझ लेना ऑयल की बात हो रही है। और यहां पर इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलना, कंप्रेशन सही नहीं बन पाना, एयर फिल्टर गंदा होना और तेल का स्तर कम हो जाना। तेल यानी ऑयल का, अगर भैया ऑयल का स्तर कम हो जाएगा तो काला धुआं थोड़ी देता है, अगर ऑयल जलता है तो सफेद देता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कारण ये नहीं होता। दोस्तों डी जवाब इसका हो जाएगा। टायर के संबंध में सही कथन नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। टायर को मुलायम घर्षण बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। टायर को ठोस बनाया जाता है, मुलायम रबड़ है उसको ठोस बनाया जाता है या मुलायम बनाया जाता है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, उसको मजबूत तो बनाया जाता है लेकिन ठोस नहीं बनाया जाता, हार्ड नहीं बनाया जाता। एक हार्डनेस होती है ना, उस हार्डनेस को कम रखा जाता है। तो क्योंकि हार्डनेस कम रखेंगे तभी उसका घर्षण क्या होगा, घर्षण सड़क के साथ में अच्छा रहेगा। और दोस्तों टायर को किस लिए बनाया जाता है, रोड के साथ में घर्षण को बढ़ाने के लिए। क्योंकि टायर का काम क्या होता है, गाड़ी को चलाने के लिए, गाड़ी को स्पीड कर बढ़ाने के लिए, गाड़ी को ब्रेक लगाते समय रोकने के लिए और गाड़ी को झटकों से बचाना। तो जो टायर हार्ड होगा तो ये काम कैसे हो पाएगा, यहां पर ध्यान देना है। टायर को मुलायम घर्षण को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। जिस टायर का सड़क के साथ घर्षण ज्यादा होगा वह टायर अच्छी श्रेणी का माना जाता है। बिल्कुल, टायर का उद्देश्य ही घर्षण करना होता है। टायर का उद्देश्य क्या होता है, घर्षण करना। टायर में कुशन का कार्य थ्रेड करती है। थ्रेड होती है आपके टायर के ऊपर डिजाइन बना भाग है। माना कि कोई टायर है, ये टायर है और इसके ऊपर ये जो डिजाइन बनी होती है, धारियां, ये धारियां बनी होती है, ये थ्रेड कहलाती है। ये थ्रेड कुशन है, कुशन यानी जो आपके झटकों को सहन करना। तो यार ये थ्रेड कहां से करेगी, ये जो आपका कुशन है, कुशन का काम तो कौन करता है, शोल्डर करता है। शोल्डर यानी कंधे होते हैं, यानी साइड की दीवारें। मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टायर के घिसने का पता थ्रेड की ऊंचाई देखकर लगाया जा सकता है। ये जो थ्रेड है इनकी ऊंचाई देखकर आप टायर के घिसने का पता कर सकते हैं क्या, गुरुजी कर सकते हैं। तो ठीक है भैया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके पास एक कार है जिसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में पक्का छापोगे, नहीं तो आपको देखो तो इस भर्ती में क्या करना है आपको पता है। इस प्रश्न का जवाब आप दे दिया तो मैं मानूंगा आप मेरे पक्के चेले हैं। इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो पक्के चेले हैं। प्रश्न 1 ऑप्शन नंबर 1 है, आपका जवाब आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूं। कार में सामने 2 फॉग लाइट है, सामने 2 फॉग लाइट है और 2 हेडलाइट होती है क्या, अलग अलग गुरुजी होती है। तो भैया टिक लगा दे, सही है, मैच नहीं हो रहा ये बता रहा है। कार में पीछे लगा सफेद लैंप, कहां लगा है, पीछे सफेद लगा होता है क्या, गुरुजी होता है। कब जलता है, रिवर्स गियर के इसमें जलता है क्या, गुरुजी जलता है। तो ठीक है भैया। टेल लाइट यानी पीछे जो लाइट होती है वाहन के आगे कॉर्नर पर लगी होती है भैया, टेल लाइट वाहन के आगे नहीं पीछे होती है भैया।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर गलत हो जाएगा। वाहन में एग्जॉस्ट पाइप दाएं साइड में लगी होती है। एक्चुअल में देखो सामान्यतः नियम है आपकी गाड़ी में जो साइलेंसर होगा वो दाएं साइड में होगा, राइट साइड में होगा। राइट में या पीछे, दाएं दाएं होते हुए राइट में लगाया जा सकता है, यहां पे पीछे भी लगाया जा सकता है, और डी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ये गलत हो जाएगा। उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में बीएस भारतीय स्टेज के संबंध में गलत कथन है, गलत बताना है भैया, इनमें से गलत कौन सा है। अब पता चलेगा तैयारी कैसी होती है गुरुजी। अब ऐसी तैयारी होती है, देख लो आप यहां पर, यह एक प्रदूषण का मानक होता है क्या, भारत स्टेज है वो प्रदूषण का मानक होता है क्या गुरुजी, होता है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत स्टेज फर्स्ट के साथ 2000 में की गई, ये भी सही है। पूछा क्या है, गलत कथन पूछा है। भारत स्टेज 3 को 2005 में लागू किया गया, ये भी सही है। कोई भी कथन गलत नहीं है, बिल्कुल साथियों। यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। नंबर 36, मोटर वाहन अधिनियम की नीचे दी गई धाराओं के संबंध में सही मेल नहीं है। मतलब सही मेल मतलब गलत बताना साथियों। धारा 180 जो ये धाराएं रखता है ना गुरुजी, मुझे तो पूरी धारा याद है, बता दे भैया इसका कमेंट सेक्शन में जवाब है कि सही जवाब इसका क्या होने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ा कंफ्यूज धारा 180, 81, 82 तीनों मैंने टपका दिए। आज इनके बारे में इसकी खोपड़ी में छेद पक्का हम करेंगे, तो तुरंत पढ़ें और तुरंत इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों यहां पर नंबर 80, अयोग्य व्यक्ति द्वारा बिना लाइसेंस के वाहन चलाना मालिक की जिम्मेदारी। सही बात है, इसको अयोग्य व्यक्ति को अपराधीकृत व्यक्ति भी कहा जा सकता है। अपराधीकृत यानी कि इस अपराधीकृत शब्द का क्या अर्थ है, कुछ यूट्यूबर तो इसका अर्थ भी गलत बताते हैं। अपराधीकृत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी कि जिसको अभी तक प्राधिकृत नहीं किया गया है, मतलब अभी तक उसको अधिकार नहीं दिया गया किसका, गाड़ी चलाने का, मतलब उसको लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। अयोग्य व्यक्ति द्वारा लाइसेंस के लिए वाहन चलाना मालिक की जिम्मेदारी। धारा 181, अयोग्य होने के बाद वाहन चलाना स्वयं की जिम्मेदारी, यह भी सही है। धारा 182, लाइसेंस के संबंध में अपराध। भैया ये क्या होता है, करना, मिथ्या, गलत उपयोग करना, यानी आप लाइसेंस से संबंधित अगर अपराध करते हैं, अपराध जैसे आपका लाइसेंस है वो निलंबित कर दिया गया है, या तो आपने शराब पी है, या और स्पीड में या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई है, या आपने कुछ और को कांड कर दिया होगा, तो आपका लाइसेंस निलंबन है या रद्द है या कैंसिल है या सस्पेंड जो भी है, और यहाँ आपके लाइसेंस पे पृष्ठांकन कर दिया गया है, यानी कि अपराध लिख दिया गया है कि भैया इस व्यक्ति ने यह अपराध किया था। और आप अब क्या करते हैं, निलंबन के दौरान गाड़ी चलाते हैं, रद्द है फिर भी दूसरा लाइसेंस तुरंत बनवा लेते हैं, यहां पर निलंबन के दौरान दूसरा लाइसेंस बना देते हैं, पृष्ठांकन से संबंधित कोई अपराध कर देते हैं। ये जो लाइसेंस आपके निलंबन, रद्द, पृष्ठांकन, ये मिथ्या बोलना, झूठ बोलना, गलत तरीका, ये आपके जो होते हैं ना, ये लाइसेंस से संबंधित अपराध होते हैं, और इनके खिलाफ यह करने पर आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना है। कितना है, 2,000 वाली वो 5 नोट पक्के, वो लाल कलर वाले, और यहां पे जो बी है धारा 181 में 5,000 का जुर्माना है। ये थोड़ा कम है, और इसमें भी 5,000 का है। मालिक और ड्राइवर को बराबर रखा है इसने, ये काम ठीक रखा है, क्योंकि भैया एक व्यक्ति वो जानबूझ के भी चला सकता है, मालिक की परमिशन से भी चला सकता है, तो यहाँ पे 5-5 हजार जुर्माना हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पे 37, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत बताना है, ये लाइट वाला। गुरुजी लाइट तो हमें याद है, तो बता के दिखाओ भैया इसका जवाब। देखते हैं, फ्लैशिंग लाल बत्ती, फ्लैशिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ऑन ऑफ, चपक 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 चपक, याद कर लेना भैया, गुरुजी ने बताया था फ्लैशिंग का मतलब ऑन ऑफ हो रही है, और यहाँ पे ऑन ऑफ लाल बत्ती होती है, मतलब क्या मतलब होता है, लाल का, गाड़ी को एक बार रोकना है, देखना है, सुरक्षित है तो आगे बढ़ना है। लाल बत्ती फ्लैशिंग का मतलब है गाड़ी को रोकना, स्टॉप लाइन से पहले देखना, सही है तो ही आगे बढ़ना, वरना रुके रहना। नंबर 1, यहां पे फ्लैशिंग जो पीली बत्ती है, इसका मतलब क्या होता है गुरुजी, फ्लैशिंग पीली बत्ती, फ्लैशिंग यानी पीली बत्ती ऑन ऑफ हो रही है, मतलब गाड़ी को धीमा करना है और सुरक्षित और सावधानी से आपको आगे बढ़ना है, रुकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये पीली बत्ती अगर लगातार ऑन होती है ना, तो रुकना पड़ता है भैया, बता देता हूं मैं। स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुके तभी आगे बढ़े जब सुरक्षित है, ठीक है भैया, सही है। फ्लैशिंग पीली बत्ती, धीमे व सावधानी पूर्वक चलते रहें, ठीक है भैया। हरी बत्ती, अपनी उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में पीछे की ओर बढ़ सकते हैं। भैया हरी बत्ती है, आगे तो बढ़ते देखा है, ये पीछे की ओर किसने बढ़ा दिया भैया, यह हो जाएगा गलत है। लाल बत्ती मतलब पहले स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुकना है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी का जवाब क्या हो जाएगा, दोबारा से देख लें आप, सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया है साथियों।
यहां पर प्रश्न संख्या 38, सभी जानते हैं सूचनात्मक संकेत है। यहां पर एक क्या दिख रही है, बस दिख रही है भैया। बस का मतलब गया बस स्टैंड है। ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। एक कार है, कार में मेरा जैसा व्यक्ति, मैं ही लग रहा हूं यार इसमें, तो है ना, मैं ही लग रहा हूं इसमें, तो यार पक्का मैं ही हूं इसमें। और यहां पर देखो ये हाथ कैसे कर रखा है, हाथ ऐसे कर रखा है ना, राइट हैंड है और ऐसे कर रखा है। ऐसे का मतलब क्या है बता दे कमेंट सेक्शन में, तुरंत छाप दे। एक तो इसका मतलब है, एक तो इसका मतलब है नीचे, एक इसका मतलब है, दोनों का पता कर लेना। इसका मतलब होता है वाहन को रोकना और इसका मतलब होता है वाहन को धीमा करना। दोनों साइन पक्का छप सकते हैं, याद कर लेना। दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ने का इरादा क्या है, नहीं होगा। ओवरटेक करना नहीं होगा, गलत है। वाहन को रोकने का इरादा बिल्कुल सही हो जाएगा, मुड़ने का इरादा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी का जवाब हो जाएगा। ये भैया क्या कह रहा है, देखें ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा करके हाथ को ऐसे कर रहा है कि भैया पीछे से आ गया तो देख लेना, मैं पकड़ दूंगा, आपको जब्त कर दूंगा वाहन को। यानी पीछे के जो वाहन होते हैं उनको रोकने के लिए। कहां पे देखें, बाएं से आने वाले वाहनों को रोकना, दाएं के वाहनों को, आगे और पीछे के वाहनों को, पीछे से आ रहे वाहनों को रोकना। ऑप्शन डी जवाब सही हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 41, इंजन के भागों के संबंध में गलत कथन है। इंजन के भागों के संबंध में गलत कथन पूछा है। पिस्टन है वो, इसकी बात हो रही है। कनेक्टिंग रोड से पिस्टन रिंग के माध्यम से जुड़ा रहता है। पिस्टन और कनेक्टिंग रोड है वो पिस्टन रिंग के माध्यम से जुड़ा रहता है। सही बात है क्या भैया, ये पिस्टन रिंग नहीं होती, पिस्टन पिन होती है। रिंग की जगह पिन आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, गलत पूछा है, गलत हो गया। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है, सही बात है। जैसे आपका ये पिस्टन है, आई होल है, आई होल में ये कनेक्टिंग रोड है और यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट है। यह आपका हो गया पी, ये हो गया आपकी कनेक्टिंग रोड सीआर और ये क्रैंकशाफ्ट होगी सीएस हो गई। यानी कि ये सीएस और पिस्टन ये सीआर के माध्यम से जुड़े रहते हैं, यही पूछा है। कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से फैन बेल्ट के माध्यम से जुड़ी रहती है। फैन बेल्ट कह सकते हैं, टाइमिंग चेन कह सकते हैं, टाइमिंग चेन भी इसको कहा जा सकता है। तो आपको ये शब्द याद आपको रखना है। क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील जुड़ा रहता है। क्रैंकशाफ्ट का एक तो रियर एंड, एक फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या होता है, आपका वाटर पंप, किसका, रेडिएटर वाला। एक जो आपका अल्टरनेटर चलता है वो भी इसी से चलता है। एक आपका रेडिएटर का फैन होता है वो भी इसी से चलता है। याद कर लेना, कहां से, इंजन शाफ्ट यानी क्रैंकशाफ्ट का फ्रंट एंड, और जो रियर एंड होता है वहां पे फ्लाईव्हील लगा होता है। वो फ्लाईव्हील किस काम आता है, गाड़ी को स्टार्ट करने में। कैसे करता है, सेल्फ स्टार्टर के साथ में जुड़कर। यहां पे प्रश्न आता है कि आप जब फ्लाईव्हील होगा, फ्लाईव्हील आपका जो होता है इसका तो रिंग गियर होता है। क्या होता है, रिंग गियर। प्लस में यहां पे जो सेल्फ होता है, सेल्फ स्टार्टर, इसका कौन सा गियर होता है साथियों, यहां पे बता दो आप, इसका होता है पिनियन, इसका होता है पिनियन, आपको बताना है। यानी कि एफ आर फ्लाईव्हील का रिंग गियर और जो आपका सेल्फ स्टार्टर है इसका क्या हो गया, सेल्फ स्टार्टर का पिनियन गियर। तो आप इसको एफ आर एस पी, आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। फ्लाईव्हील का रिंग गियर और स्टार्टर का पिनियन गियर, आप इनको याद करना है। मिलते कौन है, आर प्लस पी मिलते हैं, आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न यहां पे देखते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या यहां पे आ गए 42, वह संकेत जो किसी कार्य को के बारे में यह करो यह नहीं करो का संकेत देते हैं। यानी या तो संकेत करता है कि आपको यह काम करना होगा, या फिर संकेत देगा कि आपको दिया गया काम नहीं करना है। आदेशात्मक संकेत है। हॉर्न एक बनाया हुआ है, माना कि एक ऐसा संकेत है, साइकिल बनाई हुई है और यहां पे एक साइकिल बनाई हुई है, इसको काट दिया, मतलब भैया साइकिल नहीं चलानी। एक होता है ये ऐसे हो गया और यहां पे ऐसे करके साइकिल लेन है, मतलब कि भैया साइकिल चला सकता है। मतलब क्या हुआ, एक हॉर्न का संकेत होता है। एक में तो होता है हॉर्न बजाओ, एक होता है हॉर्न मत बजाओ। रेड वाला हॉर्न मत बजाओ, ब्लू सर्कल वाला हॉर्न बजाओ। यानी कि जो आदेशात्मक संकेत होते हैं किसी काम को करने का या नहीं करने का, दोनों संकेत देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका हो जाएगा आदेशात्मक संकेत। अगला प्रश्न है GVWR की फुल फॉर्म बतानी है। GVWR ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग, सभी जानते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग गलत हो जाएगा, ग्रॉस व्हीकल वे जो गलत हो जाएगा, ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग ये भैया साथ में एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस दोस्तों ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग को सकलयान भार होता है ना, वो यही होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं। और सकलयान भार क्या होता है साथियों, अब ये कंफ्यूजन आपकी बता देता हूं मैं। सकलयान भार क्या होता है, किसी वाहन का
वाहन का जो होता है, वाहन के लिए प्राधिकृत या मतलब कि पंजीकृत या प्राधिकृत में कह सकता हूं, यानी कि कोई वाहन है वो कितना वजन ले जाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जैसे मैं एक कार लेके आया परिवहन विभाग से, मुझे आरसी में क्या लिख के दिया, आरसी में लिख के दिया 12 टन क्षमता, 12 टन क्या हो जाएगी, क्षमता है। तो ये मेरे इस वाहन का क्या सकल यान भार है, जो कि वाहन का क्या है, एक प्राधिकृत वजन है। क्या है, प्राधिकृत वजन है। तो आपको ध्यान देना है यहां पे सकल यान भार क्या होता है, एक किसी वाहन के द्वारा ले जाया जाने वाला अधिकतम प्राधिकृत जो वजन होता है, जो उसमें वैध होता है, आप कानूनी रूप से इतना वजन ले जा सकते हैं, वो वजन उस वाहन का सकल यान भार कहलाता है साथियों। यहां पे तो अगला प्रश्न देखते हैं, हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम आता है। दोस्तों सभी को पता है इसका नाम होता है कॉनकेव, इसका नाम होता है अवतल दर्पण, इसका नाम होता है अंतर्गोल। सभी के सभी नाम हैं वो एग्जाम में छपे हुए हैं, आपको भी अपनी माइंड में छाप लेना है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अंतर्गोल। ऑप्शन नंबर 1 से जवाब सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है। वाहन के पंजीकरण की बात आई है। फॉर्म संख्या 20 होता है वो आरसी न्यू अगर आप बनवाते हैं तो। 21 में क्या होता है, 21 में बिक्री प्रमाण पत्र यानी कि सेल सर्टिफिकेट। नंबर आपके 23 में आरसी को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है भैया। यहाँ पे 25 में क्या किया जाता है भैया, रिन्यू करवाया जाता है। 26 में क्या किया जाता है, डुप्लीकेट अगर आपको चाहिए होता है तो डुप्लीकेट यहां पे आपका मतलब आरसी जारी किया जाता है। फॉर्म संख्या 27 क्या होता है गुरुजी, असाइनमेंट होता है। किसका, न्यू आप अगर कोई आरसी बनवाते हैं, न्यू आरसी कहां बनवाते हैं आरसी, मैं इसके बारे में बता देता हूं। यहां पे थोड़ा सा अगले पेज पे बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपने ले लिया होगा। अगले इसमें फॉर्म संख्या 27 है वो धारा 47, आपने नाम सुना होगा, धारा 47 जिसमें अदर स्टेट का कहा गया है। अदर स्टेट यानी दूसरे राज्य में अगर आप चले जाते हैं तो वहां पर आप 12 माह तक रुक सकते हैं बिना आरसी चेंज करवाए। आरसी सेम आरसी से, लेकिन 12 माह से अधिक में जाना है तो आपको 12 माह प्लस आपको करना है, प्लस है तो आपको यहां पे फॉर्म संख्या 27 बनना पड़ेगा। ये क्या होता है, नया पंजीकरण चिन्ह, नया पंजीकरण चिन्ह। दोस्तों यहां पे इसको बोला जाता है। और ये कब आवश्यकता होती है, जब आप 12 माह से ज्यादा किसी दूसरे राज्य में अपने वाहन को रखना चाहते हैं। इसी को दोस्तों असाइनमेंट बोला जाता है, इसी को साथियों असाइनमेंट बोला जा सकता है। और इस असाइनमेंट के लिए क्या चाहिए होगा दोस्तों, आप सभी को पता है, दूसरे राज्य में जाते हैं तो धारा 48 एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि फॉर्म संख्या किस में जारी की जाती है, 28 में जारी की जाती है। दोस्तों मजा आ रहा है तो लाइक वाला बटन पक्का बनता है, लाइक वाला बटन दबाता आप यार 7,000 8,000 10,000 व्यू आ जाते हैं। लाइक कितने आते हैं, 200-250 भैया। मतलब आपको वीडियो पसंद नहीं आई, अगर नहीं आई तो कमेंट में छाप दे भैया कल भी वीडियो नहीं आएगी। तो चिंता क्यों करते हो आप यार, लाइक वाला बटन तो दबता है ना। इतनी मेहनत मैं कंठ फाड़ के जोश से, ये मेरी बोतल है वो पानी की खाली हो चुकी है, लेकिन आपका लाइक वाला बटन तो अभी तक नहीं दबाया साथियों। तो देखते हैं आगे, धारा 48 एनओसी फॉर्म 28 जब दूसरे राज्य में वाहन का पंजीकरण करवाएंगे तो फॉर्म संख्या 28 में एनओसी प्राप्त करनी पड़ेगी। एनओसी कहां से, जहां पहले से वाहन का पंजीकरण हो रखा है। तो यह बात आ गई फॉर्म संख्या 27 की। 28 में एनओसी बता दी। 29 है वो वाहन बेचने पर मालिक भरेगा। दोस्तों कौन भरेगा, मालिक यहां पर भरकर देगा। 30 नंबर जो होता है मालिक प्लस जो खरीदता है, मालिक प्लस खरीदार, ये दोनों यहां पर भरकर देते हैं। फॉर्म संख्या 33 क्या होता है, कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दे फॉर्म संख्या 33 भैया, बता दो देखे कितना आप पढ़ाई करते हैं। धारा यहां पर एक आपको याद करना, धारा 49 और इस 33 का बहुत बड़ा लिंक है, आपको बताना। तब तक हम अगला प्रश्न देखते हैं किस किस को याद है। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहां पे प्रश्न संख्या 47, वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र के बारे में सही कथन कौन सा है। प्रदूषण प्रमाण पत्र का आया साथियों पीयूसीसी। 2017 के बाद नए वाहनों के लिए पीयूसीसी पत्र की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है, सही पूछा है, ये तो गलत है। पूछा क्या है, सही पूछा है, गलत है। 2017 के बाद नए खरीदे गए वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र 12 माह के लिए जारी किया जाता है। 2017 के बाद नए खरीदे गए वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र, गुरुजी से लग रहा है। BS6 वाहनों के लिए पीयूसीसी की आवश्यकता नहीं है, गलत हो जाएगा।
BS6 वालों के लिए PUCC 6 माह के लिए जारी किया जाता है, यह भी गलत हो जाएगा। मैं बता देता हूं नियम क्या है। यहां पे नियम यह है जो PUCC का नियम है, इसका संबंध आपके भारत स्टेज से है, भारतीय स्टेज से हैं। आप सभी को पता है इसकी शुरुआत है वो 2000 में की गई थी। वर्तमान में 2017 में मैं बात करता हूं BS4 इसको लागू किया गया। 2020 में है दोस्तों इसको BS6 को लागू किया गया। दोस्तों जो 5 नंबर है इसको छोड़ दिया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। BS5 को छोड़ दिया गया, लागू ही नहीं किया गया। यहां पर बता देता हूं 2017 के बाद में जितनी भी गाड़ियां हैं उनका जो PUCC होता है, PUCC दोस्तों कितना होता है यहाँ पे 12 माह का होता है, 12 माह का होता है। और 2017 से पहले की जो गाड़ियां हैं इनके लिए जो PUCC होता है वो 6 माह के लिए होता है। अब बता दो गुरुजी, अब याद रह जाएगा, पक्का रह जाएगा क्या गुरुजी? रह जाएगा। अब ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। PUCC 2017 से पहले के वाहन 6 माह है, 2017 के बाद में 12 माह है। BS4 और 6 का वाहन 12 माह है, BS6 और 4 के अलावा अलग अन्य वाहन 6 माह है। याद कर लेना साथियों इतनी बातें। तो यहां पर ये प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चलो वो बता देते हैं। आपको एक प्रश्न छुड़ा दिया था मैंने, यहां पर ये था फॉर्म 33 यानी पता परिवर्तन। भाई साहब पता परिवर्तन, गुरुजी आप बता दो, आपने इस धारा 47 में तो आपने दूसरे इसमें ये देखो, ये रही धारा 27 सॉरी फॉर्म 27 धारा 47 अदर स्टेट 12 माह आपने भेज दिया है, फिर कैसा पता परिवर्तन है? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं यहां पर पता परिवर्तन है सेम स्टेट, यानी कि आप एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर कर जाते हैं तो भी आपको पता परिवर्तन करवाना पड़ेगा और इसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए फॉर्म संख्या 33 भरते हैं और धारा 49 इसके बारे में उल्लेख है, वो करती है। याद कर लेना, लिख लेना कॉपी के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या यहां पे आपके 48 है। एग्जॉस्ट गैसें मफलर में से निकलती है जिस कारण क्या हो जाती है? एग्जॉस्ट गैसें मफलर से निकलेगी तो आवाज समाप्त होगी या कम होगी? भैया समाप्त तो नहीं होगी, कुछ तो निकलेगा, मतलब कम हो जाएगी। सी जवाब सही हो जाएगा। विभेदक का प्रयोग होता है, विभेदक यानी डिफरेंशियल की बात हो रही साथियों, डिफरेंशियल को विभेदक कहा जा सकता है। और ये पेपर में छपा हुआ पहला एक शब्द है, इसीलिए मैंने भी आपको विभेदक बताया है। मैं अपने जो स्टूडेंट है इनको ट्रेंड करके छोड़ने वाला हूं, जो चीजें सीखनी है वो सिखा के छोड़ने वाला हूं। आप सीखेंगे नहीं फिर भी सिखाने वाला हूं। अगले प्रश्न यहां पे विभेदक, गाड़ी को उल्टा चलाना, गाड़ी को खड़ा करना, गाड़ी को मोड़ते समय, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है हो जाएगा। विभेदक का प्रयोग कब करते हैं? जब गाड़ी को मोड़ते हैं। मोड़ते यानी जब गाड़ी चल रही होती है, जब गाड़ी टर्न लेती है, जो अंदर का जो पहिया होता है, अंदर का पहिया, इसमें घुमाव कम आएगा क्योंकि दूरी कम डिस्टेंस कवर करेगा और बाहर का ज्यादा करेगा। अब इन दोनों टायरों में जो चाल का अंतर होगा वो कैसे प्राप्त होगा? इसी डिफरेंशियल की वजह से। ध्यान रखना डिफरेंशियल की बनावट कैसी होती है? प्रोपेलर शाफ्ट है, यहां पे एक रिंग गियर लगा होता है, यहां पे साइड के गियर लगे रहते हैं, यहां पे ऐसे, और इसके ऊपर यहां पर भी दो आपस में गियर है, वो इस पर गियर लगे रहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, इस प्रकार की संरचना इसकी होती है। मैं बिना डायग्राम के यहां पर नहीं समझा पा रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते समय मिलती है, भैया याद कर लेना, मैंने बताया था फ्लाईव्हील वाला क्या था? रिंग गियर, और सेल्फ स्टार्टर वाला पिनियन गियर। याद है तो बता देना, फ्लाईव्हील का रिंग गियर, स्टार्टर का पिनियन गियर। ऑप्शन नंबर डी जवाब सही हो जाएगा। यानी कि गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो कौन से दो गियर आपस में मिलते हैं, यह प्रश्न में पूछा है। और ये देखो टप्पा गया, कितना अच्छा प्रश्न है, कितना सरल है समझने पर। लेकिन गुरुजी समझ में तो आ गया, अब आ गया ना, अब गलत नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा, आपको क्लास अगर पसंद आई है और आप अगर दोस्तों स्टडी एट होम पे दोस्तों तैयारी करके ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो राज सर से आपको जुड़ने का मात्र बहाना 333 का है। ये रुपए पे करके आप हमारा ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं और अपनी जो सपने की दुनिया है उसमें जा सकते हैं, आपका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं और आपका जो एग्जाम है इसकी खोपड़ी में छेद आप कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत आप इस नंबर पर संपर्क करके, या कोई भी समस्या आती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़कर अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जो अच्छी करेगा वही अच्छा स्कोर कर पाएगा और जो अच्छा स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास आपको कैसी लगी है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ताकि हमें आगे की क्लास को प्लान करने में सहायता मिले। धन्यवाद, जय हिंद।